नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर पे, जिसका एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 में। कॉमर्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिन पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी उनको कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन है कॉमर्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसी भी बिजनेस के सक्सेस को मापने के लिए एक रेट होता है, जिसके आधार पे हम बाकी बिजनेसेस से उसकी तुलना कर सकते हैं ग्रोथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रिलेट्स टू। बैंकिंग संबंधित है किससे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन टू, सर्विस सेक्टर। जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो दो हिस्सों में बट जाते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। आगे जो कॉमर्स होता है वो भी दो हिस्सों में बट जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्री है वो तीन हिस्सों में बट जाती है, प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, और इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में, और इस टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं। तो बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए टू इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम टू द जीडीपी। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन थर्ड सही है। प्रेजेंटली जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है, कुछ हिंड्रेंसेस की जानकारी दी गई है और उसके बाद जो रिलेटेड उससे एरियाज हैं उनकी जानकारी दी गई है। दरअसल बिजनेस के केस में यह माना जाता है कि बिजनेस के लिए जो हिंड्रेंस आती हैं तो बिजनेस की सर्विसेज उन हिंड्रेंसेस को दूर करने का काम करती हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम करती हैं। उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वन। बाकी एक एक करके सभी को डिस्कस भी करते हैं। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है ग्राहकों को और जानकारी की बाधा खत्म होती है। इसके बाद है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तो इस बाधा को दूर करता है वेयर हाउसिंग। कारण ये है कि कई दफे कोई सामान बन जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और उसका कंजम्पशन उस टाइम पे नहीं होता बल्कि अनदर टाइम पे होता है, तो तब तक उस सामान को वेयर हाउस करके रखा जा सकता है। इस तरह टाइम की हिंड्रेंस को वेयर हाउस दूर करता है। इसके बाद है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसकी बाधा को दूर करता है ट्रांसपोर्ट। जैसे एक सामान किसी एक जगह पे बनता है लेकिन उसका कंजम्पशन किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में होता है, तो वहां तक वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान पहुंचता है। तो इस तरह प्लेस की बाधा को ट्रांसपोर्ट दूर करता है। नेक्स्ट है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इसका सही जवाब है इंश्योरेंस। रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को रिस्क कहते हैं, तो रिस्क जो है उसको दूर करने का काम एक तरह से इंश्योरेंस करता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसी समस्या है जिसको रिस्क की संभावना है, कोई ऐसा हमें खतरा है, तो उसको हम इंश्योर्ड करा सकते हैं। जैसे फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं फायर के लॉस से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन टू, अनलिमिटेड। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में जो कर्ता होता है, मुखिया होता है परिवार का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर कर्ज हो जाए, वो लॉस में चला जाए, तो उसके लॉस की पूर्ति के लिए जो कर्ता है उसके नाम की सभी संपत्तियों का यूज किया जा सकता है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
इसका मतलब लिमिटेड का ये होता है कि उनका उतना ही लॉस हो सकता है जितना उनका इस बिजनेस में उनका हिस्सा है। उनका पर्सनल कोई हिस्सा है तो उसको यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा सिद्धांत फॉलो होता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, वन मैन वन वोट। वन वोट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में प्रत्येक व्यक्ति की एक वोट होती है, चाहे उसका शेयर कितना भी हो। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन इट्स। तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन होते हैं उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि पार्षद सीमा नियम में। पार्षद सीमा नियम में कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बिगर फंक्शनल स्कोप? इनमें से फंक्शनल स्कोप किसका बड़ा है, मतलब किसका जो क्षेत्र है, दायरा है, वर्क है, वो औरों से बड़ा है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है कॉमर्स। कॉमर्स का स्कोप इनमें से सबसे ज्यादा है। जैसे कि इसके स्कोप के लिए एक चीज याद रखें, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज वो दो तरह की एक्टिविटीज में बट जाती हैं। एक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो बट जाती हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। फिर इसके बाद जो बिजनेस है वो भी आगे बढ़ जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। और फिर जो कॉमर्स है वो बढ़ जाता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, यानी कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये कॉमर्स का पार्ट है। हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कॉमर्स। दरअसल ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, जो ट्रेड है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग ये दोनों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, सहायक क्रियाएं हैं, तो ये भी कॉमर्स के ही पार्ट हैं। कॉमर्स इसलिए ज्यादा बिगर टर्म है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, शेयर होल्डर्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन ए गवर्नमेंट कंपनी व्हाट मिनिमम पोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो पेड अप कैपिटल है उसका कितना हिस्सा, न्यूनतम कितना हिस्सा सरकार के पास होना चाहिए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3, 51%। कम से कम 51% शेयर सरकार के पास होगा किसी कंपनी का, तब ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 4, WR बैसेट की जो डेफिनेशन है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि वन मैन कंट्रोल बेस्ट माना जा सकता है कंट्रोल अगर उस वन मैन के पास, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन है फिर पूरा, अगर वो वन मैन इतना कैपेबल है कि वो सब चीजों को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होने हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन 2, 2। दो न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, उनमें से कौन सा फॉर्म ऐसा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जो सबसे पुराना है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो फॉर्म है जो सबसे पुराना माना जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के केस में। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा किससे मैच करता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वो 4th है। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड 1994 में, एक्सिस बैंक लिमिटेड 2009 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन डज नॉट अप्लाई टू।
सब्रोगेशन का सिद्धांत किसमें लागू नहीं होता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, लाइफ इंश्योरेंस में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट द डिपॉजिट in excess of particular limit automatically gets converted into fixed deposit। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बैंक अकाउंट का कौन सा टाइप है जिसमें जो डिपॉजिट्स होती हैं जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो एफडी बन जाती हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, MOD अकाउंट इसको बोला जाता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस। इनमें से जनरल इंश्योरेंस में कौन सा शामिल नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सब जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है। नेक्स्ट है, बिल ऑफ लीडिंग इज इशूड बाय। बिल ऑफ लीडिंग जो लदान का बिल भी इसको कहा जाता है या जहाजी बिल्टी, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 1, शिपिंग कंपनी के द्वारा, जहाजी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन। वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए? सही जवाब है ऑप्शन 2, जून 1946 में वर्ल्ड बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा इनमें से कौन सा नियमित नहीं है, यानी कि किस चीज के लिए नियम नहीं है इस एक्ट में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3, मेडिकल नेग्लिजेंस का प्रावधान इसमें कोई नहीं है, बाकी प्रीडेटरी प्राइसिंग, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। नेक्स्ट है, हु आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मुख्य जो रिस्क बियरर हैं वो कौन होते हैं? तो मुख्य तौर पे जो रिस्क बियर करते हैं कंपनी की वो इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड्स बेनिफिट इन टैक्स। फाइनेंस में कौन सा सोर्स फाइनेंस का ऐसा है जो टैक्स में बेनिफिट देता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, डिवेंचर। डिवेंचर या अन्य कोई लोन हो उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स के लिए डिडक्टेबल खर्चा होता है, आप इनकम में से खर्चा ये ब्याज घटा सकते हैं डिवेंचर का, उसके बाद जो बचा है इनकम उस पर टैक्स देंगे, तो इस तरह ये एक रियायत देने का काम करता है। नेक्स्ट है, ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय। ट्रेड क्रेडिट इनमें से किसके द्वारा दी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन 2, सप्लायर। सप्लायर होता है वो ट्रेड क्रेडिट देने का काम करता है। सप्लायर जब सामान बेचता है किसी बायर को, एक बिजनेस जो सप्लाई करता है दूसरे बिजनेस को जो खरीदता है उसको उधार सामान बेचता है, तो इसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर। यूटीआई किस वर्ष ऑपरेशनल हुआ, यानी कि कब उसने कार्य करना प्रारंभ किया था? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, 1964 में। नेक्स्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, इनेक्ट कब हुआ, बना कब? तो सही जवाब है ऑप्शन 2, 1986 में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने न्यूनतम सदस्य चाहिए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3, 10। कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के लिए। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से हो, यह डेफिनेशन किसने दी है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, FW टेलर। फ्रेडरिक वेंसलो टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी माने जाते हैं, ये दरअसल साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही डेफिनेशन है उनके द्वारा जो दी गई है। नेक्स्ट है, टाइम स्टडी वाज कैरिड आउट बाय। टाइम स्टडी किसके द्वारा बनाई गई? टाइम स्टडी जो है वो वर्क स्टडीज का हिस्सा होती है मैनेजमेंट में, तो इसके देने वाले कौन है दरअसल यह पूछा गया है, किसने इसको इजाद किया?
तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन थर्ड टेलर। FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ वर्क स्टडीज बताई, उन्हीं में से एक स्टडी है टाइम स्टडी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट गिवन मोटिवेशन थ्योरी, इनमें से कौन ऐसा है जिसने मोटिवेशन की थ्योरी नहीं दी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन फोर फेयोल। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी नहीं दी। बाकी मास्लो, हर्जबर्ग, मैकग्रेगर, इनकी मोटिवेशनल की थ्योरीज फेमस हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट है क्या। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन थर्ड बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। हालांकि मैनेजमेंट जो आर्ट है वो प्योर पूरी तरह से आर्ट है, और जो साइंस है वो प्योर साइंस नहीं है बट बिहेवियरल साइंस है। बट ये अगर कोई कहेगा कि साइंस है तो हाँ साइंस है। नेक्स्ट है कंप्लीट साइंस नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनएग्जैक्ट है, बट साइंस है, इसलिए बोथ रहता है आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन है क्या। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन टू एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को माना जाता है कि मैनेजमेंट का एसेंस है, मतलब मैनेजमेंट के हर पार्ट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क। नेटवर्क सोशल रिलेशनशिप का ऐसा जो अपने आप स्पॉन्टेनियस यानी कि अकस्मात ही हो जाता है इंटरेक्शन के दौरान, इनमें से कौन सी टर्म है उसके लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्वतः बन जाता है, और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए प्रयास किया जाता है, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता। नेक्स्ट है which element of business environment is shaped by beliefs and customs of citizens of a country। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट है जो वहां के नागरिकों के बिलीफ और कस्टम्स के हिसाब से बनता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन थर्ड सोशल एनवायरनमेंट, वहां का सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन मैक्रो एनवायरनमेंट के कौन सा फैक्टर का एग्जांपल है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसी का एक हिस्सा है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट थिंकर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैनेजमेंट का थिंकर नहीं है, मैनेजमेंट का फिलोसफर या विद्वान नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन फोर कार्ल मार्क्स। बाकी FW टेलर, हेनरी फेयोल, ओलिवर शेल्डन, ये सभी मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फाउंडर कौन था। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन फोर हेनरी फेयोल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल ग्रिड, एक परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का टूल, ये डिवाइस किया गया था किसके द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन टू मॉर्टन इन ब्लैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था मैनेजरियल ग्रिड को। नेक्स्ट है गैंग प्लैंक इज रिलेटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गैंग प्लैंक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन थर्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन से संबंधित है गैंग प्लैंक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क। मैनेजमेंट को काम करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक से यह रिलेटेड है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन टू मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मकसद होता है एक बेस्ट तरीका काम करने का ढूंढना। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO का कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया था, किसने बनाया था। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन फोर पीटर F ड्रकर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज ए प्रोसेस बिकॉज। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ फंक्शंस, यानी कि इसमें फंक्शंस एक श्रृंखला में किए जाते हैं लगातार, इसलिए इसको एक प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो काफी क्लोजली रिलेटेड हैं।
तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑप्शन थर्ड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि जब कंट्रोल करते हैं तो उससे पहले प्लान आवश्यक होता है, प्लानिंग बनाने के बाद स्टैंडर्ड मिलते हैं, उसी से कंट्रोलिंग होता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से काफी अटैच हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक इज यूज्ड फॉर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक यूज की जाती है किसके लिए? सही जवाब है ऑप्शन फोर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए यूज की जाती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से अगर करंट एसेट ज्यादा है तो जो एक्सेस है, आधिक्य है, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन टू, नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है इनफ वर्किंग कैपिटल इज एन इंडिकेटर ऑफ विच क्वालिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कौन सी क्वालिटी को इंडिकेट करता है इनफ वर्किंग कैपिटल? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन फोर, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सही होने का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है बिजनेस के पास। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल्स मार्केट इज ए पार्ट ऑफ, कमर्शियल बिल मार्केट जो है वो पार्ट है किसका? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन वन, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इनमें से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन फोर, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट का पार्ट है, बाकी तीनों मनी मार्केट के पार्ट हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड, अधिकतम पीरियड कौन सा है जिसमें कमर्शियल पेपर जिसके लिए इशू हो सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए यह पेपर इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, सेबी किस वर्ष एस्टेब्लिश हुआ था, बना था? तो सही जवाब है ऑप्शन टू, 1988 में सेबी बना था। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है विच बॉडी रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, कौन सी बॉडी, कौन सी संस्था ऐसी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स को इंडिया में उनके वर्किंग को रेगुलेट करती है? सही जवाब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नेक्स्ट है वर्कर्स लर्न देयर वर्क ऑन द इक्विपमेंट बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो श्रमिक होते हैं वो उपकरणों पे काम सीखते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल वर्क से दूर रखा जाता है। तो सही जवाब है ऐसी ट्रेनिंग को कौन सी ट्रेनिंग कहते हैं, ये इसमें कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज ऑल्सो नोन एज, नए एम्प्लॉय का जब इंडक्शन होता है फर्म में तो उसको इस नाम से भी जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन फोर, इंट्रोडक्शन भी उसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का पार्ट ही है सेलिंग, मार्केटिंग एक लार्जर टर्म है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का पार्ट इनमें से नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन टू, वर्कशॉप, वर्कशॉप मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग के 4 एलिमेंट माने जाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, इनमें से क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, ट्रेडमार्क। बाकी इको मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, ये तीनों ही क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हैं। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, इसके बारे में स्टेटमेंट पूछा है। तो सही जवाब है
ऑप्शन 4 कैन बी ओरल और रिटन। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हाँ, अगर वो रिटन होता है तब फिर उसको पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन ए पब्लिक कंपनी बाय द। एक पब्लिक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड बाय द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, पब्लिक कंपनीज के लिए जरूरी होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग कराना। नेक्स्ट इज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड की गई किसके द्वारा? तो जो सही जवाब है नीड हायरार्की थ्योरी वो है ए एच मास्लो, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट है सेंडर कन्वर्ट द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स बाय। सेंडर मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करता है कैसे? तो सही जवाब है ऑप्शन 1, एनकोडिंग करके, एनकोडिंग। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद। तो ग्रेप वाइन जो टर्म है वो कम्युनिकेशन के मामले में रिलेटेड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट है स्टेटस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेटस कौन से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, संगठनात्मक बाधाएं। नेक्स्ट है द इंटरवल बिटवीन टू एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल नॉट एक्सीड। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 1, 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इनमें से कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल का सही अर्थ है? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। एक मैनेजर एक लिमिटेड नंबर को ही मैनेज कर सकता है अपने अंडर, उसको स्पैन कहा जाता है, विस्तार कहा जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेटिंग अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बोलते हैं, मैनेजमेंट को किसने दी है? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, एल्टन, मेयो और इनके साथियों ने। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंड की गई किसके द्वारा? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, डगलस मैकग्रेगर ने दी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल की फीचर कौन सी नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन 1, लार्ज साइज। लार्ज साइज नहीं होता, इसका स्मॉल साइज ही होता है। और बाकी रेगुलर मीटिंग, क्वालिटी फोकस्ड, वॉलंटरी ग्रुप्स, ये इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है किस दिन? यह पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है which of the following instrument is used for interbank transaction for short term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days। एक दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है। इंटरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक की आपसी ट्रांजैक्शन में। तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, कॉल मनी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है which concept refers to increase in profits of the equity shareholder due to use of long term debt। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म डेट यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। दरअसल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ओरिजिनल वो इस तरह से है, एसेट बराबर होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो एसेट बराबर होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इसी से दो इक्वेशन डराइव हो जाती हैं, लायबिलिटी बराबर होती हैं एसेट माइनस कैपिटल और कैपिटल बराबर होती है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन का एग्जाम्पल है कि डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन का बनाया जाना? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, प्रूडेंस, रूढ़िवादिता। इसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसके तहत ये डाउटफुल डेट्स के लिए या खर्चों के लिए पहले से प्रावधान करके रखा जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट
इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सी अकाउंटिंग, कौन इनकम टैक्स जो पे किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, जो इनकम टैक्स पे किया जाता है वो ओनर का अपना पर्सनल माना जाता है, और इसलिए अगर ओनर टैक्स का अमाउंट बिजनेस से पे करता है तो फिर उसको ड्राइंग माना जाता है। और यह जो मान्यता है यह है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेस को अलग माना जाता है और बिजनेस के ओनर को अलग माना जाता है इस कॉन्सेप्ट के तहत। नेक्स्ट है द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICWA, अब नाम इसको ICM में बोलते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है एट लीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट्स को, ज्यादा को भी कर सकती है लेकिन कम से कम 2, इसलिए एक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 15,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000, 15,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन 15,000 रुपए में ही बेच दी। न्यू मशीन परचेज की गई 10,000 रुपए में और उस पर कार्टेज का खर्च हुआ 250 रुपीज। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यह तो सेल है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्चा, जब कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है या कोई फिक्स्ड एसेट डेवलप की जाती है तो उसका जो खर्च रहता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो 10,000 और इस पे लगा खर्च 250, ये दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10,250। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो सही जवाब है ऑप्शन 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस का, अकाउंटिंग का यह कोई फंक्शन नहीं होता। अकाउंटिंग के जो फंक्शन है वो होते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, और बिजनेस की जो एसेट है उनको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि जब उनकी रिकॉर्डिंग रहती है तो उनमें जो हेरा फेरी है उसकी संभावना कम हो जाती है, इससे एसेट प्रोटेक्ट रहती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनाया जाता है, तो लेजर पोस्टिंग जब हो जाती है, लेजर के बैलेंस निकल जाते हैं तो उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, कस्टमर के द्वारा अगर हमारे कस्टमर ने गुड्स वापस कर दी तो वो डेबिट किस अकाउंट में होंगे, जब हम सामान सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब हमारा सामान वापस आ जाएगा बिका हुआ, हमारा कस्टमर हमें वापस भेज देगा तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। और सेल्स रिटर्न अकाउंट का ही दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड भी होता है, क्योंकि जो सामान हमने बाहर भेजा था बेच बेच करके वो अब इनवार्ड यानी कि वापस आ गया है रिटर्न होकर के, तो रिटर्न इनवार्ड अकाउंट को या सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है इस एंट्री में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू लेजर इज नोन है, सब्सिडरी बुक से लेजर में जब ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को तो इसको बोलते क्या है, तो सही जवाब है ऑप्शन 3 पोस्टिंग, इसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है ए और बी शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को और लॉसेस को 4:3 में, वो एडमिट करते हैं सी को 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में उनको सीधे देख लेना चाहिए कि ए और बी इसमें शेयर करते हैं, सी इतना ले रहा है तो सी का 1/8 मेंटेन रहना चाहिए इनमें, तो डायरेक्ट भी चेक करके दे सकते हैं 4 3 7 और 1 8, ये 1/8 बन रहा है। बाकियों को देखेंगे 4 3 7 7 3 10, ये तो बन ही नहीं रहा, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी नहीं बन रहा। तो उसके बाद यहाँ 4 3 7 और 4 11, ये भी नहीं बन रहा, तो सीधे यही आ गया। और एक्यूरेसी के लिए मान लो 1/8 कहीं और आ भी जाए तो फिर क्या करेंगे, तो इनको भी चेक करके देख लेना, जैसे 4 3 है ये कंसिस्टेंटली अभी भी मेंटेन 4 3 रहेगा, क्योंकि ये ए और बी किस रेशियो में इसको दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऐसा नहीं बताया, तो इनका जो कंटिन्यू रेशियो फ्यूचर में भी यही रहेगा, तो 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए ट्रेडिंग बिजनेस इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, एक ट्रेडिंग बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन है
उसको असर्टेन करने के लिए क्या बनाते हैं? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड, बैलेंस शीट। इवन चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो या एनपीओ हो, बैलेंस शीट ही बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। अगर प्रोपराइटर गुड्स विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से अपने स्वयं के पर्सनल यूज के लिए, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया जाता है, यह पूछा गया है। तो जो क्रेडिट किया जाता है अकाउंट जब गुड्स विड्रॉ की जाती हैं, तो परचेज अकाउंट में से वो अमाउंट लेस की जाती है, क्योंकि जो परचेज किया हुआ सामान है वो कम हो गया हमारा। डेबिट करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट को, एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ऐसे केस में एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं टू परचेजेज अकाउंट। ऐसा करने से जो परचेज किया हुआ सामान है वो कम हो गया हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव ए डेबिट बैलेंस। कौन सा अकाउंट इनमें से ऐसा है जिसका डेबिट बैलेंस होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन वन, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। अगर अकाउंट रिसीवेबल है तो उसका डेबिट ही रहेगा, नील हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, पर क्रेडिट कभी नहीं हो सकता है इसका। सही जवाब है ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कैसा अकाउंट है? तो सही जवाब है ऑप्शन वन, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है वो उस पर्सन जिसको हमने प्रीपे कर दिया रेंट, ये दिखा रहा है कि हमारा उस पर एडवांस चला गया है, तो इस पर्सन से रिलेट कर रहा है ये अकाउंट। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड जितने भी अकाउंट होते हैं ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट है ए पब्लिक कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट नॉट एक्सीडिंग। तो एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो 10% से ज्यादा कॉल्स इन एरियर पे चार्ज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ ओन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है किस मेथड पे? तो सही जवाब है ऑप्शन टू, एक्रूअल बेसिस पे। ये एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक वैसे ही जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो भी एक्रूअल बेसिस पे ही बनाया जाता है। और एनपीओज के केस में एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज ट्रू अबाउट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन वन इसका सही जवाब है इट इज टू बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कभी कंपनी समाप्त होती है उस समय इस रिजर्व कैपिटल को मंगाया जाता है, अदरवाइज ये रिजर्व रहती है। नेक्स्ट है A company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। यह स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन फोर, एल एच हेने के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। नेक्स्ट है फूल सिंग्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज 90,000। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 21-22 दी हुई है। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स बताए हैं। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ फूल सिंग ऑन 31 मार्च 22। तो ये साल के शुरू में ये इसकी कैपिटल थी, साल के लास्ट में क्या कैपिटल है वो बतानी है। ये ट्रांजेक्शन्स दिए, इनका इम्पैक्ट देख लेना है। तो 90,000 रुपये शुरू में कैपिटल थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो ड्रॉइंग्स पे फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, ओनर से, जो बिजनेसमैन होता है। तो 90 में से 10 लेस हो जाएंगे, ये 80,000 बच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मिलता है ओनर को उसकी कैपिटल पे, ये जोड़ दिया जाएगा तो ये 80,000 जो थे ये अब 84,000 हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया था। ड्रॉइंग्स उसने किए 28,000, ये कैपिटल से लेस कर दिए जाएंगे। तो 28 जब माइनस कर देंगे तो ये बच जाएंगे अब 14 से 8 रह जाएगा हमारा 56,000। और फिर इसके बाद 46,000 हो गया, प्रॉफिट हुआ 30,000, तो ये बढ़ जाएगी हमारी कैपिटल 30,000 का प्रॉफिट होने से, और ये बढ़ करके हो जाएगा अब टोटल 86,000। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, 86,000 क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनमें से कौन सा है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन
डेट। दरअसल इसमें यह देखा जाता है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स देने से पहले, क्या वो प्रॉफिट इंटरेस्ट को आसानी से कवर करता है, इतना प्रॉफिट है हमारे पास जितना इंटरेस्ट आसानी से पे कर दें। तो थर्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस टाइप का रेशियो है? तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं यह एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, और 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कैन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, 200 अधिकतम मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। नेक्स्ट है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें बताया है टोटल सेल्स है, रिटर्न्स इनवार्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक है, और कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। पहले इसका फॉर्मूला जान लेना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये हमें जानकारी चाहिए क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज स्टॉक चाहिए। तो एवरेज स्टॉक कहाँ से मिलेगा? वो तो यहीं से मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 120 है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40 है। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो 40,000 कम है, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो 80,000 होगा। अब क्लोजिंग और ओपनिंग इनकी जब एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों को टोटल करके ओपनिंग और क्लोजिंग को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये टोटल 2 लाख हो जाएंगे और एवरेज स्टॉक हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक तो 1 लाख आ गया आपका। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, वो यहाँ से पता चल जाएगा। जो टोटल सेल है वो 440 है, उसमें से कुछ रिटर्न आ गया है 40, तो हमारे पास जो नेट सेल बचेगी वो 4 लाख बची। अब नेट सेल जो 4 लाख बची है, इसमें वो कह रहे हैं 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। आप ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच जाएगा, यानी कि 3 लाख। तो इस तरह जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3 लाख रह गया, और अब 3 लाख से डिवाइड कर देंगे, 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, डिविडेंड यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड दिया जाता है पेड अप कैपिटल पे, थर्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, डिविडेंड पेड बाय ए फाइनेंस कंपनीज कैटेगराइज्ड एज, डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो और चाहे वो कोई नॉन फाइनेंस कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, हर एक कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो अपनी शेयर कैपिटल पे करती है। और जो शेयर कैपिटल होती है वो हर एक कंपनी की एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि उसके फाइनेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया है अपनी शेयर कैपिटल। ये उसका बिजनेस नहीं है शेयर कैपिटल, अपनी शेयर कैपिटल कंपनी प्राप्त करती है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और इसलिए इस शेयर कैपिटल पे जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है, चाहे जैसी भी कंपनी हो, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फ्लो ऑफ कैश का कारण नहीं है, फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा कौन से ट्रांजेक्शन से? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। दरअसल कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में जो टर्म कैश है उसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, और जो कैश टर्म है इसका मतलब कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, जो करंट अकाउंट में रहता है। तो ये तो दोनों कैश ही हैं, इनमें आपस में एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाएगा वो कैश ही रहेगा, दोनों मिलाकर के ये कैश ही कहलाते हैं। एक आइटम घटेगा दूसरा बढ़ेगा, कैश उतना ही रहेगा, यानी कि कोई फ्लो कैश का नहीं होगा ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट है, अगेन फिर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो देखा जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती हैं जिनमें फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनका खरीदना, बेचना या इनमें से किसी एसेट पे कोई रिटर्न का मिलना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। गिवन क्वेश्चन में हम देखेंगे लैंड एट कॉस्ट पे उनके पास 20 लाख थी और बाद में वो 16 रह गई, यानी कि 4 लाख के कॉस्ट वाली लैंड उन्होंने बेच दी। और फिर उसमें बताया गया है कि इस पे प्रॉफिट भी हुआ है 320 का। तो अल्टीमेटली 4 लाख की तो हमारी एसेट चली गई और हमें प्रॉफिट हुआ है 320 का। तो कुल मिलाकर के हमने वो बेची होगी 7,20,000 में। तो जितने रुपए में बेची इतना कैश आया हमारे पास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1, इनफ्लो ऑफ कैश 7,20,000। और यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको किसी में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइमली उसका जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।